हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक देखिए, जीव विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हमारे रेलवे में आए हुए हैं दोस्तों, तो उसका आज हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं और इसकी मुख्य जो आपको शाखाएं जो पूछी जाती है रेलवे वगैरह एग्जाम में, वो आज देख रहे हैं, महत्वपूर्ण शाखाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जीव विज्ञान टॉपिक है हमारे पास। देखिए, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किए थे? लेमार्क किए थे दोस्तों। ठीक है, कौन किए थे? लेमार्क। इसको नोट कर लीजिए, लेमार्क फ्रांस के थे, वो किए थे। और इनके साथ कौन थे? ट्रेवी रेनस जर्मनी द्वारा जो है 1801 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रख लेना है। और देख लीजिए इसके जो है जनक कौन थे? अरस्तु, एरिस्टोटस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ये बुक भी पूछी जाती है आपको, इसको भी ध्यान रखना है। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसने लिखी? ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो इंपॉर्टेंट आपकी हर बार में पूछी जाती हैं। देख लीजिए यहाँ पे, ये आपको जो दिख रही हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक है, इनको आप देखते देखिए, पहला लिखा गया हिमेटोलॉजी। तो हीम से हो गया हमारे पास रक्त, हिमेटोलॉजी, इसको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग नहीं हीमोग्लोबिन लिखते हैं तो उसमें क्या है? आयरन होता है, तो इसमें यहाँ पर रक्त में भी आयरन होगा, तो उसके लिए हमको हिमेटोलॉजी। अब देखिए यहाँ डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर देखिए टिश्यू कल्चर आपको दिया गया है। तो टिश्यू मीन्स क्या होता है? कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। अब देखिए यहाँ पर वायरोलॉजी दे दिया गया है आपको, वायरोलॉजी, तो यहाँ पर विषाणुओं का अध्ययन। वायरोलॉजी मतलब विषाणुओं का अध्ययन। मार्फोलॉजी दिया गया है, जीवों की आकृति। मार्फोलॉजी मतलब आकृति, संरचना और विशिष्ट संरचनाओं का अध्ययन। ठीक है, अब देखते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर, अब देखिए 6 बोला गया है फाइटोमार्फोलॉजी। तो यहाँ पर पौधों के भौतिक रूप से बाहरी संरचना का अध्ययन करना किसके अंतर्गत आएगा? फाइटोमार्फोलॉजी के अंतर्गत। वर्गीकी तो आप लोग जानते होंगे, जीवों को वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकृत करना। कौन दिए थे इसको? बताइए आप लोग, बताते रहिए आप लोग। देखिए 7 यहाँ पर दिया गया है वर्गीकी, ये तो बता दिए हैं। सरपेटोलॉजी, अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल दे दिया गया इंपॉर्टेंट, सरपेटो मतलब सांपों का अध्ययन। फिजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। 10 में दे दिया गया एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जब आएगा तो मनुष्य के विकास, रीति रिवाज और परंपराओं से संबंधित अध्ययन को कहते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर थोड़ा। देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर इक्थियोलॉजी, देख लीजिए यहाँ पर इक्थियोलॉजी लिखा है। तो इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? मछलियों का अध्ययन। ठीक है, मछलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं इक्थियोलॉजी में। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए खेती के हिसाब से तो पीसी कल्चर में करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखते हैं एड्रोलॉजी। एड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन, एड्रोलॉजी में करते हैं हम लोग पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन, पुरुषों से जो भी रोग वगैरह होते हैं उनका अध्ययन। भ्रूण विज्ञान में निषेचन, विकास और विभाजन का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकी, ये तो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इसको स्टार लगा लीजिए। जीवों के अनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशावृत्ति का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 15 पर क्या लिखा है, देखते हैं आप 15 पर। इधर 15 देख लिए। अब यहां पर से देखिए 15 से फिर देखते हैं फाइटोपैथोलॉजी। तो फाइटोपैथोलॉजी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? पौधों के रोग और उनके बचाव का अध्ययन करते हैं। एडाफोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, एडाफोलॉजी इंपॉर्टेंट। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, इंपॉर्टेंट एकदम। एग्रोबायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद 18 देखा गया है डेस्मोलॉजी। एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन करते हैं इसमें दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर एस्टाकोलॉजी बोला गया है, तो क्रेफिश का अध्ययन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फिर भी पढ़ लीजिए आप लोग। बायो इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? यकृत। हिपैटोलॉजी मतलब यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय के साथ साथ इनके विकारों का अध्ययन करते हैं हिपैटोलॉजी में। ठीक है। हेल्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अल्सर। अल्सर देखे आप लोग, जैसे मुंह में छाला वगैरह जो बन जाता है या कहीं भी बन जाता है उसको अल्सर बोलते हैं हम लोग, तो उसका हेल्कोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हेल्कोलॉजी हो गया हमारे पास।
अब यहाँ पर देखेंगे जेरिएस्टिक्स। जेरिएस्टिक्स ये बिल्कुल नया शब्द मिल रहा होगा आपको, जेरिएस्टिक्स। तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य रोगों का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। जैसे बुजुर्ग लोग नहीं हो जाते जो लोग, जैसे 50 और 60 के करीब में जो लोग, तो उनका अध्ययन किस में करते हैं हम लोग, जेरिएट्रिक्स में। ठीक है। जूलॉजी आप लोग जानते हैं, जंतुओं एवं जानवरों का अध्ययन को कहते हैं हम लोग। प्राइमेटोलॉजी मतलब प्राइमेटोलॉजी यहाँ पर लिखिए, मानव जैसी प्रजातियों नर बानर का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। अब मानव जैसी जो भी प्रजातियां होंगी उसमें प्राइमेटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाएगा। एथनोबोटनी में किसका अध्ययन करते हैं, वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं इसमें। उसके बाद देखिए आर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मकड़ियों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट एकदम भैया, इसको बिल्कुल रट ही लीजिए, इंपॉर्टेंट एकदम। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, इस बार ब्लू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एपिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, एपिकोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पर एपिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खियों का अध्ययन। ठीक। और इसके बोलते हैं उसको एपीकल्चर। ठीक है, खेती को बोलेंगे। साइनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, कुत्तों का अध्ययन। साइनोलॉजी। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ दे कुत्तों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन, ये सब पूछे जाते हैं। सांपों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी, कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी, मधुमक्खियों का अगर अध्ययन पूछ दे आपको तो एपिकोलॉजी। बस इसको ध्यान रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट आपके पास थे। अब देखते हैं नीचे और भी, देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट पूरी लिस्ट यहाँ पर है, तो उसको देख रहे हैं अभी हम लोग। अब देखिए यहाँ पर सोरोलॉजी। देखिए दोस्तों क्या देखना है आपको, सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी आप जानते हैं, देखिए छिपकली का अध्ययन, सांप छिपकली बिच्छू ये सब मिलेंगे आपको। एंटमोलॉजी मतलब कीट पतंगों का अध्ययन। आर्थिनोलॉजी का मतलब यहाँ पर पक्षियों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी में किसका, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग का जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। पेलियंटोलॉजी का मतलब प्राचीन काल के जानवरों और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों का अध्ययन। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका हर्पेटोलॉजी हो गया। आर्थियोलॉजी ये तो जस्ट पूछे जाते हैं हर बार रेलवे में। एंटमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। सोरोलॉजी मतलब छिपकलियों का अध्ययन। उसके बाद आप लिख लीजिए पैलियोंटोलॉजी, प्राचीन काल के जानवरों, प्राचीन काल में जैसे डायनासोर वगैरह थे आपके, पौधों एवं जीवों का संरक्षित अवशेषों या जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, जैसे डायनासोर वगैरह मैंने उदाहरण के तौर पर बता दिया आपको। अब यहाँ पर देखेंगे फार्माकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, औषधीय जड़ी बूटियों का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, फाइटो। फाइटो मतलब पौधों का अध्ययन। ठीक है, फाइट नहीं जिसे करते हैं, फाइट का मतलब पौधों का अध्ययन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, पौधों का अध्ययन, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद ओंकोलॉजी। जब ओंकोलॉजी शब्द आ जाए, ओंकोलॉजी ये तो जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंकोलॉजी इसको लिख लीजिए यहाँ पर, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितना कम हो लगा लीजिए। ओंकोलॉजी में कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। किसका अध्ययन, कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। ठीक है, ओंकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी। ठीक, माइको से याद रख लीजिए, माइका, माइका, माइका याद रख लीजिए, मतलब माइकोलॉजी में कवक। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। एपीकल्चर किसका अध्ययन करते हैं, मधुमक्खी का पालन। ठीक, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहां से आप लोग देखिए, यहां तक समझ गए आप लोग। देखिए ऑनरियोलॉजी। ऑनरियोलॉजी में मतलब सपनों का अध्ययन, जिसे हम लोग नहीं डे ड्रीमर बोलते हैं। दिन में कोई सपने देख रहा है कि हाँ हमारे पास अपाचे होगी, हम घूम रहे हैं, तो उसमें किसके करते हैं, ऑनरियोलॉजी में सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन हम लोग करते हैं। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट का पालन। भर भर के पता नहीं कितनी बार पूछा गया सेरीकल्चर, सेरीकल्चर कितनी बार पूछा गया इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए पीसी कल्चर। पीसी कल्चर आपको दिख रहा है, पीसी कल्चर का मतलब क्या है, पीसी कल्चर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, जैसे मछली को पकड़ लाए हम पीस दिए एकदम, मछली को क्या किया, पकड़ के पीस दिए, बस इसको ध्यान रखना है। मछली को पकड़ के हम क्या किए, पीस दिए एकदम। तो पीसी कल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन हो गया। हिस्टोलॉजी अगर देखा जाए, हिस्टोलॉजी मतलब ऊतक। हिस्टो जहां भी शब्द आपको आज मिल जाए, हिस्टोलॉजी क्या है आपके पास, ऊतक। हिस्टो मतलब ऊतक, बस इसको ऐसे आपको याद रखना, हिस्टो मतलब ऊतक। हिस्टो जहां मिल गया तो मतलब ऊतक वहां होगा, बिल्कुल। यहां पर देख लीजिए आपको क्या दिख रहा है आपको, इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सजीवों जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। पैलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवित तथा जीवित जीवाश्मों
दोनों रूपों के पौधों के परागण, जीवाणुओं तथा अन्य सूक्ष्म प्लवकों और जीवों का अध्ययन करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। डेंडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? डेंडोलॉजी में काष्ठी पौधों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट एकदम, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैलियोबोटनी में किसका अध्ययन करते हैं? भूगर्भीय संदर्भों से प्राप्त पौधों की पुनः प्राप्ति। अब देखिए, भूमि के अंदर से जो भी पौधे प्राप्त होंगे, ठीक, उनकी पुनः प्राप्ति करना पैलियोबोटनी के अंतर्गत आएगा, भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। एथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं हम लोग। मैमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? जैसे मैमल नहीं बोलते हम लोग, मैमल मतलब स्तनधारी, तो मैमोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? स्तनधारियों का अध्ययन, बस इसको ध्यान रखना है इसे। उसके बाद देखेंगे हम लोग मॉर्फोलॉजी। मार्फो शब्द जहां आपको मिल जाए, क्या करना है दोस्त? मॉर्फोलॉजी, जहां आपको शब्द मिल जाए, पादप और जंतुओं के बाह्य आकार की संरचना का अध्ययन होगा इसमें, ठीक है। क्रायोलॉजी, जहां पर आपको मिल जाए, क्रायो मतलब फलों के बीजों का अध्ययन, क्रायो, ठीक है। क्रेनियोलॉजी का मतलब क्या होगा? मानव खोपड़ी के आकार और अनुपात के मापन का अध्ययन, क्रेनियोलॉजी, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये क्रेनियोलॉजी भी पूछा जाता है, मानव खोपड़ी वगैरह। चेरोपोडी, चेरोपोडी का मतलब क्या है? शरीर के पैरों के विकारों एवं निदान का अध्ययन। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन, बस इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब अस्थि, अष्टि मतलब देखिए यहाँ पर अष्टि शब्द मिल रहा है आपको, अष्टि, तो अष्टि से ध्यान रखना है, अस्थि, अस्थि, अब यहाँ पर अस्थि मिल गया आपको, अष्टि मतलब अस्थि, बस अष्टि मतलब अस्थि। जेरोंटोलॉजी यहाँ पर लिखा है मनुष्य एवं वृद्धावस्था, मनुष्य में वृद्धावस्था काल के प्रभाव का अध्ययन। अब मनुष्य जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है तो उसको हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? उसका जेरेंटोलॉजी में, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये इतना ध्यान रखना, जहां जहां स्टार लगे हैं बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके क्वेश्चन, ठीक है। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, फलदार पौधों वगैरह का अध्ययन या फलों का अध्ययन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलसिला दोस्तों, ठीक है, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान अभी देखिए कल का क्लास होगा आपका, ठीक है। आज जीव विज्ञान के जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उनको देखिए। अभी जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रम, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको हम साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते हैं, इसको गायब कर देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए यहाँ से आपका जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से केंद्रित है। देखिए अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने किया है, वंशानुक्रम पैटर्न किसमें था? अनुवांशिकी में था दोस्तों, ठीक है। कब पूछा गया है? देखिए 2022 में पूछा गया है, एकदम नया नया क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है वंशानुक्रम वाला। ये क्वेश्चन आपके एक दो जरूर मिलेंगे आपको। कोशिकाओं के अध्ययन को अभी बताए थे भैया, क्या बताए थे हम? साइटोलॉजी, क्या बताए थे दोस्त? साइटोलॉजी, साइटो बताए थे, साइटो मीन्स कोशिका, ठीक है। एपिग्राफी में देखिए, एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? अभिलेखों का अध्ययन। जैसे अशोक नहीं इतने अभिलेख बनाया था तो वहीं से निकाला गया एपिग्राफी शब्द, तो क्या है? शिलालेख को अध्ययन किया गया। पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन, पशु व्यवहार, देखिए पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन कौन है? इथोलॉजी, बस इथोलॉजी, ठीक है। देखिए आपके 2021, 2020, 2021 सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो कि जीव विज्ञान में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जब भी बात आए सब्जियों, फलों, देखिए यहाँ पर सब्जियों, फलों और फूलों की खेती, तो किसमें आएगा? हार्टिकल्चर में आएगा। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सिर्फ सेकंड में, ठीक है। आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अभी बताए थे पक्षियों का। आर्थिनोलॉजी जहां भी आ जाए वो मतलब क्या है? पक्षियों का अध्ययन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एकदम। देखिए 21 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 21 में, 16 में, 16 में, कितनी बार पूछा गया आर्थिनोलॉजी। आर्थिनोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। आर्थिनोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए, जीव की जब आंतरिक संरचना का अध्ययन हम लोग करते हैं, जिससे नहीं टिश्यू वगैरह दिखाए जाते हैं, तो शरीर रचना विज्ञान बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या बोलते हैं? शरीर रचना विज्ञान। 2016 में पूछा गया। चींटियों के अध्ययन को, चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मर्मिकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? मर्मिकोलॉजी, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। घाव का अध्ययन, जैसे फोड़ा वगैरह हो गया उसके अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी बोलते हैं। कब पूछा गया? 2016 में। देखिए घाव के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ट्रोमेटोलॉजी।
शिशु रोग के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स। जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं बच्चों के, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? पीडियाट्रिक्स। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स सर्जन। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिक्स सर्जन, जो कि शिशु रोग के अच्छे डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन बोलते हैं उनको। बीटी कल्चर मतलब अंगूर उत्पादन, अंगूर की खेती को बोलते हैं बीटी कल्चर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, किस नाम से जानी जाती है? यूजेनिक्स। किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? यूजेनिक्स। किस नाम से? यूजेनिक्स। इसको ध्यान रखना है, बहुत कायदे से आपको ध्यान रखना है इसको। इसको बोलते हैं हम लोग यूजेनिक्स से। किससे बोलते हैं? यूजेनिक्स। यूजेनिक्स लिख लीजिए इसको। किससे बोलते हैं हम लोग? यूजेनिक्स। बस इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं, अब इसको कर लेते हैं ऊपर, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। बस अब देखिए यहाँ से वृद्धावस्था की जब बात आ जाएगी, किसमें? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। बोले थे कि हम लोग जैसे मान लीजिए जवानी से एकदम वृद्ध होते जब चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीरेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। शहद के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन या रख रखाव क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब पूछा गया है? 21 में। देखिए रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीटों का पालन किसको बोलते हैं? सेरीकल्चर। देखिए कितनी बार पूछा गया, कितनी बार। आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे लिए बनता है। इस बात से आप देखिए अंदाजा लगाइए। 21 में जीडी में पूछा गया, जेई में भी पूछा गया, 21 में फिर पूछा गया, 21 में फिर पूछा गया, 19 में पूछा गया, 16 में पूछा गया। कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन करने के समय के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको दोस्त? फिनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? एनाटॉमी। क्या बोलते हैं उसको? एनाटॉमी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रिपीट होंगे अगले आने वाले आपके एग्जाम में। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या बोलेंगे? खगोल जीवी विज्ञान। यहाँ से देखिए फिर से, एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको बोलते हैं खगोल जीव विज्ञान बोलते हैं हम लोग। पौधों के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? पौधों के तो वनस्पति विज्ञान दोस्तों। ठीक है, जब पौधे की जब बात आएगी तो क्या है? पौधा वनस्पति है, इसको ध्यान रखना है आपको। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहला जाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में करते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देखिए आपका सीजीएल पे पूछा गया है 2022 में। ठीक है, देखते हैं ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया विज्ञान की वह शाखा जो आंत के रोगों के अध्ययन से संबंधित है, इसको क्या बोलते हैं? स्प्लैंक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लैंक्नोलॉजी। अब यही क्वेश्चन मान लिया उठा के रख दे और 3-4 ऑप्शन दे दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे वहां पर। देखिए यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है, तो आंत के अंगों के अध्ययन को जो है स्प्लैंक्नोलॉजी में हम लोग करते हैं दोस्त। हर्पेटोलॉजी देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को कहते हैं हम लोग हर्पेटोलॉजी। सरीसृप और उभयचर। ठीक है, जो पेट केबल चलते हैं, जैसे सांप हो गया इसमें, और उभयचर जैसे मेंढक हो गया, सांप और मेंढक, तो इनका अध्ययन किसमें करेंगे? हमको हर्पेटोलॉजी में करेंगे। बागवानी की भाषा की शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। देखिए पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, ओलेरी कल्चर बोलते हैं इसको। ओलेरी कल्चर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। सीजीएल 2022। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेट डेट डैश निर्दिष्ट आबादी में स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों का अध्ययन, और इस अध्ययन का स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण के लिए अनुप्रयोग है। तो डैश के स्थान पर क्या रखा जाएगा? देखिए एपिडेमियोलॉजी। इसमें क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों का अध्ययन आपका किया जाएगा और घटनाओं के विवरण का अध्ययन किया जाएगा, किसमें? एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम माइकोलॉजी, अभी बताए थे आपको माइका, कैसे याद रखना है? माइका। ठीक, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाएगा। माय से माइक और का से कवक। ठीक है, तो कवक का अध्ययन।
स्ट्रिक को याद रखिएगा, माइका, जैसे लेडीज लोग नहीं होती हैं उनका होता है माइका, ठीक। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाली काई जैसे प्राचीन शैलों के अध्ययन को किसमें अध्ययन करते हैं हम लोग, तो किसमें अध्ययन करते हैं काई जैसे शैवालों का अध्ययन, ब्रायोलॉजी में, ठीक है दोस्तों, ब्रायोलॉजी। पालतू कुत्तों का अध्ययन, देखिए इंपॉर्टेंट एकदम क्वेश्चन, पालतू कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी, इसमें करते हैं साइनो। जैसे जब पागल कुत्ता हो जाता है तो जीभ बाहर निकालता है, तो जीभ क्या करती है, साइन मारती है एकदम, नहीं भाई, तो साइनोलॉजी। देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल, ठीक है, इनको सीरियस मत लेना, मतलब याद करने के लिए आपको याद रखना है बस। टीयर फर्स्ट 2020-19 में पूछा गया, ये कुत्तों से कितना प्रेम करती है एसएससी, देखिए। सीजीएल आपका हो गया इसमें, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, पेडोलॉजी किसका विज्ञान है, मिट्टी का, ठीक है दोस्तों। पेडोलॉजी जब आएगा आपका तो मिट्टी से संबंधित आएगा, ठीक है। हिमेटोलॉजी अभी बताए थे आपको, हिम जहां पर आ जाए मतलब क्या है, रक्त की बात हो रही है, हीमोग्लोबिन जैसे, ठीक। अब यहाँ से देखिए मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में किसका, आकृति और संरचना का अध्ययन, इसको ध्यान रखना बस, आकृति और संरचना जहां आपको मिल जाए मॉर्फोलॉजी मार दीजिएगा। डैट डैश में पौधों का भौतिक स्वरूप या बाहरी संरचना का अध्ययन किसमें आता है आपका, फाइटोमॉर्फोलॉजी में, किसमें आता है, फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में है, एंथ्रोपोलॉजी। देखिए यहाँ से आरआरबी शुरू हो गया, अब यहाँ से एसएससी वाले क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, आरआरबी वही उठा के फिर जस्ट रख देते हैं वो लोग। 2019 2016 आरआरबी एनटीपीसी, जंतु विज्ञान की शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध किसमें, एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। अब देखिए निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्त, भ्रूण विज्ञान कहते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देखिए, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे बीमारियों का विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। जैसे हम लोग पैथोलॉजी जाते हैं, जब हम लोग कोई समस्या हो जाती है तो वहाँ क्या करते हैं, ब्लड की जांच कराते हैं, उससे क्या है, रोगों का पता लगता है। अब पौधा क्या थोड़ी ना जाएगा, तो उसमें क्या है, पौधों को बीमारियों का विरोध करते हैं तो फाइटोपैथोलॉजी उसको बोलते हैं, ठीक। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जीवित चीजें जब होती हैं उन पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। देखिए एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। अब देखिए शरीर विज्ञान और चिकित्सा की भाषा का जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, एंड्रोलॉजी, ठीक है, किसे है, एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सा विज्ञान की प्रशाखा यकृत के उपचार, यकृत के जब उपचार की बात आए और अध्ययन की बात आए तो हिपैटोलॉजी, हिमैटोलॉग नहीं है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है, हिमैटो नहीं है, अब की बार रक्त आप लगा ले, हिपैटो है इस बार, कौन सी है, हिपैटोलॉजी। यकृत की जब बात आएगी तो हिपैटोलॉजी आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से देखेंगे हम लोग जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं। अब जीवों से संबंधित जब आएगा तो उसको बोलते हैं वर्गीकी। अब कैरोल्स लिनियस थे, जीवों से संबंधित सब वर्ग, जात, समूह ये सब बांटे थे। देखिए यहाँ पर जंतु विज्ञान अध्ययन किसका, जानवरों का। अब यहाँ पर डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें करते हैं, प्राइमेटोलॉजी, क्योंकि ये सब प्राइमेट थे पहले, क्या है, प्राइमेट थे, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमेट्स थे ये सब, बंदर जो थे, बानर, वनमानुष, ये सब प्राइमेट्स थे। देखिए 2016 एनटीपीसी में पूछा गया। मकड़ियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्कनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको दोस्त, आर्कनोलॉजी बोलते हैं, आर्कनोलॉजी, इसको ध्यान रखना है आपको, क्या बोलते हैं, आर्कनोलॉजी बोलते हैं हम लोग, आर्कनोलॉजी, ठीक है। अब देखिए सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, सोरोलॉजी जब बात आएगी तो बस छिपकलियों का अध्ययन, इसको ध्यान रखना है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, जीवाश्म के अध्ययन को बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं हम लोग साधारण भाषा में, उसको बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। अगर पूछा जाए जीव विज्ञान की शाखा में, इसको बोलते हैं पैलियंटोलॉजी। देखिए सीजीएल 2016, 16, 19, 18 कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन, छिपकलियों का, मकड़ियों का अध्ययन, आर्कनोलॉजी में, मकड़ियों का अध्ययन आर्कनोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का, बस पादप की जब बात आ जाती पौधा होगा। ओंकोलॉजी, बीमारी किसके उपचार से जुड़ा है, कैंसर, ओंकोलॉजी किससे जुड़ा है, कैंसर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए
ऑनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सपनों का, सपनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जो दिन में या रात में जो भी देखते हैं, तो किसका अध्ययन किया जाता है? किसमें? ऑनेरियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यहाँ से टॉक्सिकोलॉजी, जब टॉक्सिक कोई बात करेगा मतलब जहरीली बात कर रहा है भैया, तो जहर होगा। टॉक्सिक मतलब जहर है एकदम, इसको ध्यान रखना है। जानवरों से उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है। अब देखिए डैश 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 एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित और जीवाश्म दोनों रूप से पौधों के परागण, बीजाणुओं और सूक्ष्म प्लवक के द्वारा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी बोलते हैं, पैलिनोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नीचे, डैश 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 उभयचरों से के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। उभयचर बताए थे अभी, जैसे सांप हमारे पास था उभयचर वगैरह, और मेंढक वगैरह था जो क्या है, पेट के बल चल रहे थे, और उभयचर भी थे मेंढक वगैरह, तो हर्पेटोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर से संबंधित है, मतलब चिरोपोडी से जब बात होगी तो पैरों से संबंधित होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चिरोपोडी मतलब पैर से संबंधित है, चिरोपोडी मतलब पैर से संबंधित है। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय किससे संबंधित है? अब पैलियोंटोलॉजी जब आ जाएगा आपका, पैलियोंटोलॉजी तो मतलब जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर मानव जीवन के इतिहास से संबंधित, ये पुरानी बात इसमें हो जाएगी पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से संबंधित होगा। अब देखिए यहाँ पर मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। किसमें आते हैं, अंतर्गत करते हैं? इक्थियोलॉजी। अगर मछलियों का आपको खेती की बात कर ली जाए तो पीसी कल्चर होगा। क्या होगा दोस्तों? पीसी कल्चर। बस पीसी कल्चर ऐसे ध्यान रखना है, बस पीसी कल्चर। फलदार फसलों का अध्ययन या खेती क्या कहलाती है? जिसमें खेती में फल बहु लगते हैं तो उनका अध्ययन फल कृषि विज्ञान के अंतर्गत आता है। शब्द जड़ी बूटियां या पॉट हर्ब, खेती का संदर्भ सब्जियों की खेती से है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? डेंड्रोलॉजी अभी बताए थे आपको, काष्ठीय पौधे होते हैं जो एकदम कठोर पौधे होंगे, उनका अध्ययन करेंगे हम लोग किसमें? डेंड्रोलॉजी में। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं अन्य क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर कोशिका के कार्य हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से इतना तो समझ गए हम लोग। अब देखिए, अब बात होगी सेल की। तो सेल क्या है हमारे पास? मानव शरीर की एक सूक्ष्म इकाई है। जैसे मकान जब हम लोग बनवाते हैं, मकान जब हम लोग दोस्तों बनवाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे प्राथमिक चीज वहां पर क्या होती है? ईंट। मकान बनेगा कैसे? ईंटों से बनेगा। वैसे हमारी बॉडी की जो मेन अगर देखा जाए जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल या कोशिका। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोशिका और कोशिका सिद्धांत और उसके कार्य, ये हम लोग सब अभी देखेंगे। कोशिका संरचना के आधार पर जब बात की जाए तो देखिए विशेषताएं यहाँ पर है, पादप और जंतु दोनों की विशेषताएं यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। देखिए अभी देखते हैं हम लोग, इस ग्राफ से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे, अगर हम देखें पादप और जंतु कोशिका की, देखिए कोशिका भित्ति जब हम देखते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति समझ रहे हैं आप लोग? कोशिका भित्ति नहीं समझ रहे हैं? जैसे क्या है, जब पेड़ देखें, पेड़ के ऊपर एक देखे होंगे एक कवच, जैसे पेड़ अगर बना होता है तो उसके ऊपर क्या होता है? एक कवच टाइप का होता है, एकदम कवच, एक कड़ा सा कवच रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। मतलब सेल वॉल, जो क्या करती है, बाहर से कोई आघात होता है तो उसको बचाती है पेड़ को। तो देखिए पादप कोशिका में क्या है उपस्थित होती है, जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति उपस्थित, यहाँ पर क्या है? कोशिका झिल्ली जो है उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति की जगह इसमें क्या होगी? कोशिका झिल्ली होगी। तो जंतु कोशिका में अगर कोशिका भित्ति की बात करते तो नहीं होगी, इसकी जगह होगी कोशिका झिल्ली होगी दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरा लवक, ये किसमें पाया जाएगा? पादप कोशिकाओं में होगा। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पादप हरे रंग के होते हैं। यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका में ये पर्णहरिम तो होगा नहीं, अनुपस्थित होगा। रसधानी जब हम देखेंगे तो पादप में, पेड़ में रसधानी देखेंगे, पादप कोशिकाओं में बड़ी रसधानियां पाई जाती हैं। पेड़ में जब हम देखेंगे, यहाँ पर पेड़ बना ले तो इसमें क्या है? बैक्यूल्स जो अंदर रहती हैं बहुत बड़ी बड़ी सी होंगी। जबकि जंतु कोशिका में अगर हम बना ले तो जंतु कोशिका में पादप कोशिकाओं से छोटी बैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखेंगे तो कोशिका द्रव्य इनमें भरा रहता है। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर तारक काय की जब बात की जाए, तारक
का है, मतलब सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कुछ पादपों में अनुपस्थित होता है, जैसे कुछ पादप हैं उनमें तारकाय नहीं होगा सेंट्रोसोम, जबकि जंतु कोशिकाओं में अक्सर केंद्रक के पास पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में भी सहायता करता है, ये ध्यान रखना आप। मतलब सेंट्रोसोम पाया जाएगा और क्या है, जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका के विभाजन में सहायता करेगा, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से, अभी हमने देखा था कोशिका, तो कोशिका अब हम देखेंगे कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जंतु कोशिका के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जंतु कोशिका के बारे में देखिए, कोशिका कितने प्रकार की यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर कोशिका कितने प्रकार की है, दो प्रकार की। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसको लिख लीजिए फर्स्ट में, इसको लिख लीजिए सेकेंड में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इसमें देख लीजिए प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक का अभाव रहेगा। केंद्रक का क्या रहेगा, अभाव, मतलब केंद्रक होगा ही नहीं इसमें। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होंगी। जब केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से आएगी, केंद्रिका भी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। गुणसूत्र क्या है यहाँ पर, 1 होगा। देखिए इसमें राइबोसोम कितने प्रकार, किस प्रकार के होंगे, 70 S प्रकार के होते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में 70 S प्रकार के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्राप्ति कहाँ कहाँ से, जीवाणु और नीले हरित शैवाल, इसको ध्यान रखना है। जीवाणु जब नीले हरित शैवाल की बात होगी, एक इस प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं ये। यहाँ देखिए यूकैरियोटिक जब बात होगी तो इसमें केंद्रक जो है पूर्ण विकसित होगा, मतलब भली भांति जो है अच्छा सा केंद्रक होगा इसमें। जब केंद्रक होगा तो केंद्रक झिल्ली भी होगी दोस्तों। केंद्रक होगा, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका भी पाई जाएगी, इसको ध्यान रखना है। जब केंद्रक होगा तो केंद्रक झिल्ली भी होगी, ठीक है। 70 S और 80 S दोनों प्रकार के पाए जाएंगे, जबकि हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक में केवल क्या हो रहे थे, हमारे पास 70 S प्रकार के पाए जा रहे थे। यहाँ 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम होंगे। प्राप्ति कहाँ होगी, सभी पौधे तथा जंतु। अपवाद इसमें जैसे विषाणु, विषाणु क्या है हमारे पास, ये यूकैरियोटिक सेल में अपवाद आता है। इसमें क्या है, केंद्रक भी स्पष्ट होगा, लेकिन क्या है, ये अपवाद के रूप में आएगा, एवं कुछ जीव हैं जैसे आएंगे, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, अपवाद के तौर पर जो आपके आ जाएंगे इनको इंपॉर्टेंट में लिख लेना है। ये अपवाद में आपका विषाणु और कुछ जीव इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब देखिए स्क्रॉल करके आपको और दिखाते हैं, जैसे इमेज आपको दिख रही है यहाँ पर, ये कुछ इमेज आपको दिख रही है। देखिए यहाँ पर जैसे इमेज आपको दिख रही है, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, देखिए जैसे आपको ये इमेज दिख रही है कैप्सूल टाइप का आपको जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर पाइलस है इसमें, और यह पर सेलवाल। सेलवाल आप जानते हैं, देखिए कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका भित्ति। ये किस में पाई जाएगी कोशिका भित्ति, आपको बताए थे प्लांट सेल में, ठीक है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति होगा, देखिए यहाँ पर अंदर इसके कोशिका भित्ति के अंदर जो भी इसमें मटेरियल होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जस्ट ऊपर में। क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड, मतलब डीएनए भी होगा इसके अंतर्गत जो, और साइटोप्लाज्म भी पाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। राइबोसोम्स भी होंगे इसके अंदर, सेल के अंदर, और फ्लैगलम भी होगा यहाँ पर। तो पाइलम, देखिए यहाँ पर पाइलस कैप्सूल जो आपका आवरण होगा, कैप्सूल उसके अंदर सेल वॉल होगी, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड डीएनए भी होगा, और साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर होगा, और फिर राइबोसोम्स भी इसमें उपस्थित होगा दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। तो देखिए स्क्रॉल करते हैं जस्ट, और भी आपको इमेज दिखाते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पर कुछ कोशिकांग और उनके कार्य देख लीजिए दोस्तों। कोशिकांग और उनके कार्य देख लीजिए यहाँ पर, जैसे प्लाज्मा झिल्ली है। अब प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, इसका काम क्या है दोस्तों, हम लोग पढ़ तो लेते हैं लेकिन जान नहीं पाते इनका काम है क्या। प्लाज्मा झिल्ली आपको देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार की होती है, चयनात्मक रूप से क्या है, पारगम्य, केवल चयनित पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर जाने देती है। अब देखिए भैया, इसका जब मन होगा, इसे नहीं गार्ड बैठता है, गार्ड, अगर देखा जाए तो गार्ड सेल के रूप में कार्य करती है दोस्तों। गार्ड नहीं, जैसे मान ली कोई अधिकारी है अंदर तो गार्ड बैठता है उसके गेट पर, तो उसमें क्या है, जब वो आदेश देते हैं भैया तभी जाने देता है। इसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली का काम है, तो चयन कर लेते हैं कि हाँ तुमको अंदर हम भेजेंगे तभी जो है जाना है, नहीं तो अन्यथा नहीं भैया, रोक लेगी तुमको, ठीक है। आघातों से कोशिका की रक्षा करती है, कोई भी चोट लग गई तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उससे हमारी रक्षा करती है। कोशिका द्रव्य के बारे में देखिए, ये कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं इसमें, कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको। विभिन्न कोशिका अंगकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है कौन, कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य स्थान को भरता है, करता है। केंद्रक देखती है, ये तो मेन मास्टर है भैया, केंद्रक। कोशिका में जितनी प्रकार की सूचनाएं हैं वो कौन पहुंचाएगा, केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। डीएनए के सभी प्रक्रियाओं का समन्वय करता है।
कोशिका की सभी प्रकार की जितनी भी तुम्हारे पास होंगी, तो कोशिका का नियंत्रक मतलब क्या है, ये प्रधानाचार्य मान लीजिए, प्रधानाचार्य मेन क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है केंद्रक, ठीक, इसको ध्यान रखना। डीएनए या जेनेटिक पदार्थों का संग्रहण करता है, ये डीएनए जो भी हमारे पास होंगे अगली पीढ़ी में जाएंगे उनको केंद्रक से ही पता लगता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है और कोशिका में विभिन्न प्रोटीन और वसा के संश्लेषण एवं कोशिकाओं के बाहर उनके परिवर्तन में मदद करती है। अब ये कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। दो प्रकार कौन कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे लिख लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ। अब देखिए रफ जहां पर होगा खुरदरी टाइप सी, वहां पर क्या होगा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वहां पर क्या होगा, अच्छा सा वसा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है दोस्तों। स्मूथ वाली पर नहीं होता है, इसको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर राइबोसोम्स देख लीजिए, राइबोसोम्स देखिए, राइबोसोम क्या करते हैं, ये तो आप जानते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री है एकदम, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। अब प्रोटीन का कारखाना इसको बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का कारखाना। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माइटोकांड्रिया क्या करता है दोस्त, कोशिकीय श्वसन संपन्न कराता है। कोशिका में जो भी श्वसन होगा, जितनी भी ऊर्जा बनेगी, कहाँ सब काम होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस, शक्तिग्रह इसलिए बोलते हैं। उपापचय की क्रिया संपन्न होती है यहीं पर। रासायनिक क्रियाओं के लिए क्या, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। गाल्जी का क्या करता है, इसका काम देखिए, गाल्जी बॉडी का विभिन्न स्रोतों से, इसे एंजाइम हो गया आपके पास, हार्मोन हो गया, का उत्पादन एवं भंडारण में सहायता करता है। कौन कौन करता है, ये गाल्जी बॉडी, ठीक है। लाइसोसोम की देख लीजिए, बात करते हैं हम लोग, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का कार्य क्या है, ये लाइसोसोम देखिए, इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं इसको, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली मतलब सुसाइड रूम भी कह सकते हैं हम लोग। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को उनके भागों या शीघ्र नष्ट कर उनके पाचन में सहायता करता है, अतः ये आत्मघाती शैली कहलाता है। देखिए आत्मघाती थैली इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। रिक्तिकाओं का क्या काम है, वैक्यूल्स इनको बोलते हैं, जल एवं अन्य पदार्थों के भंडारण में सहायता करती हैं रिक्तिकाएं, ठीक, जल और अन्य भंडारों के भंडारण में सहायता करती हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं दोस्तों, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको देख लेते हैं एक बार, 10-20 क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। माइटोकांड्रिया को विचित्र अंगक क्यों कहा जाता है, देखिए यहाँ पर माइटोकांड्रिया को विचित्र अंगक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखना है, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, और देखिए मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज किसने की थी। अब देखिए यहाँ पर मानव शरीर की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी दोस्तों, 1665 ईस्वी में। और कैसी कोशिकाएं थी ये, मृत कोशिकाएं मतलब, ठीक है, ध्यान रखना इनको। कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या है हमारे पास, ये केंद्रक होता है, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। कोशिकाओं के उपापचय की क्रिया क्या होती है, मतलब कहाँ होती है, ठीक है, माइटोकांड्रिया में होती है, इसीलिए माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कोशिका का मास्टर किसको कहते हैं, नाभिक को कहते हैं। मास्टर अभी बताए थे, मास्टर प्रधानाचार्य जो भी है आपका, तो किसको कहते हैं हम लोग, नाभिक को कहते हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग, सबसे बड़ा कोशिकांग की जब बात की जाए तो न्यूक्लियस मतलब नाभिक ही होगा, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियस होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन का कारखाना किसको बोलते हैं हम लोग, राइबोसोम को बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं, अभी बताए थे। इसके बाद कोशिका के हिस्से में प्रोटीन बनाना कहाँ होता है, राइबोसोम्स में। जब प्रोटीन की बात आ जाए आपको एकदम राइबोसोम्स ही लगा देना है। यहाँ पर देखिए कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, पशु कोशिका में हमारे पास देखिए लाइसोसोम केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये पशु कोशिका पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा, ठीक है, इसीलिए बोला गया है लाइसोसोम। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, भी बताए थे, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका सेल है हमारे पास। जैसे मकान बनाने के लिए मूलभूत इकाई क्या है हमारे पास, ब्रिक है दोस्तों, ईंट है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है, केवल समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, विषमसूत्री विभाजन में नहीं होगा दोस्तों, विषमसूत्री विभाजन में नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ।
एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन है दोस्तों, ठीक है, न्यूरॉन है। अब देखिए सब एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 2016, यहाँ पर देख लीजिए 2014, 2014 सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं और लगातार यही सब रिपीट होते हैं। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक प्रधानाचार्य यही सब नियंत्रण करेगा कोशिका में। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर उपस्थित होंगे। जब मध्य रेखा की बात आए तो मतलब मेटाफेज, ठीक है, इसको ध्यान रखना, मध्य की जो बात आए मेटाफेज। प्रथमावस्था, उसको मेटाफेज को सेकेंड अवस्था बोलते हैं हम लोग। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है आपको। सूत्री विभाजन माइटोसिस का पहला चरण क्या है? पूर्वावस्था, पूछा गया है पिछली बार भी, ठीक है, आपको ग्रुप डी में। तो पूर्वावस्था है। माइटोकांड्रिया शब्द का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल बेंडा ने किया, ठीक है, किसने किया? कार्ल बेंडा ने किया। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट एपिसोड मतलब कल के दिन में आपको इम्पोर्टेंट लगभग 70 से 80 क्वेश्चन या इसके आगे के जो क्वेश्चन रहेगा आपको कल प्लान के हिसाब से बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोग ले ही रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल एबी स्टडी पर आप लोग मिल लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।